प्यारे बच्चों, आज हम अपनी पाठ्य पुस्तिका स्पर्श भाग 2 से पतझर में टूटी पत्तियां का प्रसंग 2 झेन की देन पढ़ेंगे। पतझर में टूटी पत्तियां के लेखक रविंद्र केलेकर जी हैं। आइए सबसे पहले लेखक रविंद्र केलेकर जी का जीवन परिचय जान लेते हैं। 7 मार्च 1925 को कोंकण क्षेत्र में जन्मे रविंद्र केलेकर छात्र जीवन से ही गोवा मुक्ति आंदोलन में शामिल हो गए थे। गांधीवादी चिंतक के रूप में विख्यात केलेकर ने अपने लेखन में जनजीवन के विविध पक्षों, मान्यताओं और व्यक्तिगत विचारों को देश और समाज के परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत किया है। इनकी अनुभवजन्य टिप्पणियों में अपने चिंतन की मौलिकता के साथ ही मानवीय सत्य तक पहुंचने की सहज चेष्टा रहती है। कोंकणी और मराठी के शीर्षस्थ लेखक और पत्रकार रविंद्र केलेकर की कोंकणी में 25, मराठी में 3, हिंदी और गुजराती में भी कुछ एक पुस्तकें प्रकाशित हैं। केलेकर ने काका कालेलकर की अनेक पुस्तकों का संपादन और अनुवाद भी किया है। रविंद्र केलेकर की रचनाएं हमें कोंकणी, मराठी, हिंदी और गुजराती भाषाओं में मिलती हैं। गोवा कला अकादमी के साहित्य पुरस्कार सहित कई पुरस्कारों से सम्मानित केलेकर की प्रमुख कृतियां हैं। कोंकणी में उजवाड़ेचे सूर, समिधा, सांगली, ओथांबे। मराठी में कोंकणीचे राजकरण, जापान जसा दिसला और हिंदी में पतझर में टूटी पत्तियां। पतझर में टूटी पत्तियां का ही एक प्रसंग झेन की देन आज हम पढ़ेंगे। यह प्रसंग बौद्ध दर्शन में वर्णित ध्यान की उस पद्धति की याद दिलाता है जिसके कारण जापान के लोग आज भी अपनी व्यस्ततम दिनचर्या के बीच कुछ चैन भरे पल पा जाते हैं। तो आइए प्रसंग 2 झेन की देन आरंभ करते हैं। जापान में मैंने अपने एक मित्र से पूछा, यहाँ के लोगों को कौन सी बीमारियां अधिक होती हैं? मानसिक। उन्होंने जवाब दिया, यहाँ के 80% लोग मनोरुग्ण हैं। इसकी क्या वजह है? कहने लगे, हमारे जीवन की रफ्तार बढ़ गई है। यहाँ कोई चलता नहीं बल्कि दौड़ता है, कोई बोलता नहीं बकता है। हम जब अकेले पढ़ते हैं तब अपने आप से लगातार बड़बड़ाते रहते हैं। अमेरिका से हम प्रतिस्पर्धा करने लगे। 1 महीने में पूरा होने वाला काम 1 दिन में ही पूरा करने की कोशिश करने लगे। वैसे भी दिमाग की रफ्तार हमेशा तेज ही रहती है। तो लेखक ने जापान में अपने एक मित्र से पूछा कि जापान के लोगों को कौन सी बीमारियां अधिक होती हैं। मानसिक। उन्होंने जवाब दिया, यहाँ के 80% लोग मनोरुग्ण हैं। मानसिक होता है दिमागी या मस्तिष्क से संबंधित। फीसदी का अर्थ होता है प्रतिशत। मनोरुग्ण मतलब मानसिक रोग। उनके मित्र ने उन्हें उत्तर दिया कि जापान के लोग दिमागी बीमारियों से अधिक ग्रसित हैं। वहाँ के 80% लोग मानसिक रोगों से ग्रस्त हैं, उन्हें मानसिक रोग हैं। इसकी वजह क्या है? लेखक ने इसका कारण पूछा। कहने लगे, हमारे जीवन की रफ्तार बढ़ गई है। रफ्तार मतलब तेजी। उनके मित्र ने उन्हें बताया कि जो जापान के लोग हैं उनके जो जीवन की तेजी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। जीवन की भागदौड़, व्यस्तता तथा आगे निकलने की होड़ ने लोगों का चैन छीन लिया है। हर व्यक्ति अपने जीवन में अधिक से अधिक पाने की होड़ में, अधिक से अधिक पाने की कोशिश में, प्रतियोगिता में भाग रहा है।
तो यहाँ कोई चलता नहीं बल्कि दौड़ता है। ठीक है, यहाँ इस प्रतिस्पर्धा के कारण, ज़्यादा से ज़्यादा पा लेने के कारण कोई चलता नहीं बल्कि दौड़ता है। कोई बोलता नहीं बकता है, मतलब कोई सामान्य तौर पर बातचीत करते नजर नहीं आता। सभी लोग जो आपस में बातचीत करते हैं वो काम से संबंधित ही होती है। हम जब अकेले पढ़ते हैं तब अपने आप से लगातार बड़बड़ाते रहते हैं। उनके मित्र बताते हैं कि हम जापानी लोग जब आदत ऐसी पड़ गई कि जब हम अकेले रह जाते हैं तो अपने आप से ही बड़बड़ाते रहते हैं। अमेरिका से हम प्रतिस्पर्धा करने लगे हैं। प्रतिस्पर्धा कहते हैं प्रतियोगिता को। अमेरिका एक विकसित देश है और जापान भी विकसित देश है। जापान अमेरिका से आगे निकलने की होड़ कर रहा है, वो उससे आगे निकलने की प्रतियोगिता में लगा हुआ है। 1 महीने में पूरा होने वाला काम 1 दिन में ही पूरा करने की कोशिश करने लगे हैं। या जो काम 1 महीने में होना चाहिए उस काम को हम 1 दिन में ही पूरा करने का प्रयत्न करने लगे हैं। तो जिंदगी में, जीवन में भाग दौड़ और व्यस्तता बहुत ज्यादा अधिक बढ़ गई है, जिससे लोगों का चैन छिन गया है। वैसे भी दिमाग की रफ्तार हमेशा तेज ही रहती है। या वैसे भी दिमाग काफी तेज सोचता है, उसकी सोचने की रफ्तार बहुत तेज होती है। उसे स्पीड का इंजन लगाने पर वह 1000 गुना अधिक रफ्तार से दौड़ने लगता है। फिर एक क्षण ऐसा आता है जब दिमाग का तनाव बढ़ जाता है और पूरा इंजन टूट जाता है। यही कारण है जिससे यहाँ मानसिक रोग बढ़ गए हैं। उनके मित्र कहते हैं कि जापान के लोगों ने जो दिमाग वैसे ही तेज रफ्तार से सोचता है, लेकिन उन्होंने अपने दिमाग में स्पीड का इंजन लगा दिया है। ठीक है, और स्पीड का इंजन लगाने की वजह से उनके जो दिमाग की गति है, सोचने की गति है, वो 1000 अधिक ज़्यादा बढ़ गई है। ठीक है, तो वो अपने दिमाग से सामान्य तौर से 1000 गुना अधिक काम करने की कोशिश करते हैं। और फिर एक ऐसा पल आता है जब दिमाग में जो तनाव है, टेंशन है, वो बढ़ जाता है। ठीक है, जैसे कोई मशीनरी होती है, कोई मशीन होता है, जब हम उस पर ज़रूरत से ज़्यादा बोझ लाद देते हैं तो उसमें कोई ना कोई खराबी आ ही जाती है। वैसे ही जब दिमाग पर हमने ज़रूरत से ज़्यादा बोझ लाद दिया तो वो भी काम करना बंद कर देता है, उसमें भी तनाव आ जाता है। और यही कारण है जिससे जापान में जो मानसिक रोगी हैं उनकी संख्या बढ़ गई है। शाम को वह मुझे एक टी सेरेमनी में ले गए। चाय पीने की यह एक विधि है। जापानी में उसे चा नो यू कहते हैं। लेखक के मित्र शाम को उन्हें एक टी सेरेमनी में ले गए। टी सेरेमनी जापान में चाय पीने का एक विशेष आयोजन होता है, उसे कहा जाता है। ठीक है, और जापानी भाषा में टी सेरेमनी को ही चा नो यू कहते हैं। चा नो यू क्या है? जापानी भाषा में टी सेरेमनी के लिए प्रयुक्त शब्द। वह एक 6 मंजिली इमारत थी जिसकी छत पर दफ्ती की दीवारों वाली और तातामी चटाई की जमीन वाली एक सुंदर पर्णकुटी थी। बाहर बेढप सा एक मिट्टी का बर्तन था, उसमें पानी भरा हुआ था। तो उनके मित्र जहाँ लेखक को चाय पीने के लिए, टी सेरेमनी में चाय पीने के लिए ले गए थे, वह एक 6 मंजिल की इमारत थी और उसकी छत पर दफ्ती की दीवारों, दफ्ती कहते हैं लकड़ी की खोखली सरकने वाली दीवार जिस पर चित्रकारी की गई हो, तो वहाँ पर दफ्ती की दीवारों वाली और चटाई की जमीन वाली एक सुंदर पर्णकुटी, पर्ण मतलब पत्ते, कुटी मतलब झोपड़ी, पत्तों की झोपड़ी थी। उस झोपड़ी के बाहर बेढप सा एक मिट्टी का बर्तन था। बेढप मतलब बेडौल सा। तो उस झोपड़ी के बाहर एक बेडौल सा मिट्टी का बर्तन रखा हुआ था, उसमें पानी भरा हुआ था। हमने अपने हाथ पांव इसी पानी से धोए, तौलिए से पोंछे और अंदर आ गए। अंदर चाजीन बैठा था। हमें देखकर वह खड़ा हुआ। कमर झुकाकर उसने हमें प्रणाम किया। 2 झो, आइए तशरीफ लाइए कहकर स्वागत किया।
बैठने की जगह हमें दिखाई, अंगीठी सुलगाई, उस पर चायदानी रखी, बगल के कमरे में जाकर कुछ बर्तन ले आया, तौलिए से बर्तन साफ किए। सभी क्रियाएं इतनी गरिमापूर्ण ढंग से की कि उसकी हर भंगिमा से लगता था मानो जय जयवंती के सुर गूंज रहे हों। वहाँ का वातावरण इतना शांत था कि चायदानी के पानी का खदबदाना भी सुनाई दे रहा था। तो लेखक और उनके मित्र ने जो बाहर मिट्टी का बर्तन रखा था, उस बर्तन में पानी था, उस पानी से ही अपने हाथ और पैर धोए। तौलिए से हाथ पैर पोंछकर वे पर्णकुटी में आ गए। अंदर चाजीन बैठा था। चाजीन कहते हैं जापानी विधि से चाय पिलाने वाले को। तो अंदर चाजीन बैठा था। लेखक और उसके मित्र को देखकर वह खड़ा हो गया। कमर झुकाकर उसने हमें प्रणाम किया। ठीक है, उसने कमर झुका करके लेखक और उसके मित्र का स्वागत किया। दो झो, ठीक है, दो झो जापानी शब्द है जिसका अर्थ है आइए तशरीफ लाइए, कहकर स्वागत किया। तो उसने कमर झुका करके प्रणाम किया और दो झो अंदर आइए कह करके लेखक और उनके मित्र का स्वागत किया। बैठने की जगह हमें दिखाई, कि उन्हें कहाँ बैठना है वह स्थान भी उन्हें दिखाया। अंगीठी सुलगाई, अंगीठी में आग जलाई, उस पर चायदानी रखी। चायदानी जिस बर्तन में चाय बनाई जाती है, अंगीठी पर चायदानी रखी। बगल के कमरे में जाकर कुछ बर्तन ले आया। फिर वह साथ के ही कमरे में गया और वहां से कुछ बर्तन ले आया। तौलिए से बर्तन साफ किए, तो बर्तन सभी तौलिए से साफ किए, उनको पोंछा। सभी क्रियाएं इतनी गरिमापूर्ण ढंग से की कि उसकी हर भंगिमा से लगता था मानो जय जयवंती के सुर गूंज रहे हों। गरिमापूर्ण ढंग से मतलब सलीके से। भंगिमा होता है मुद्रा, जय जयवंती है संगीत के एक राग का नाम। तो जो चाजीन था, जो चाय पिलाने वाला था, उसने अपने सभी काम इतने सलीके से किए कि उसकी हर मुद्रा को देखकर ऐसा लगता था, उसके काम करने के अंदाज को देखकर ऐसा लगता था मानो जय जयवंती नामक राग के सुर वहां पर गूंज रहे हों। वहां का वातावरण इतना शांत था कि चाय के पानी का खदबदाना भी सुनाई दे रहा था। खदबदाना मतलब उबलना। तो वहाँ जो टी सेरेमनी का जो स्थान था, पर्णकुटी थी, वहाँ इतनी शांति छाई हुई थी कि चायदानी का जो पानी उबल रहा था उसके उबलने की आवाज भी स्पष्ट सुनाई दे रही थी। देखिए, टी सेरेमनी में चाजीन लेखक और उसके मित्र को चाय परोस रहा है। चाय तैयार हुई, उसने वह प्यालों में भरी। फिर वे प्याले हमारे सामने रख दिए गए। वहां हम 3 मित्र ही थे। इस विधि में शांति मुख्य बात होती है, इसलिए वहां 3 से अधिक आदमियों को प्रवेश नहीं दिया जाता। प्याले में 2 घूंट से अधिक चाय नहीं थी। हम ओंठों से प्याला लगाकर एक एक बूंद चाय पीते रहे। करीब 1.5 घंटे तक चुस्कियों का यह सिलसिला चलता रहा। सिलसिला क्रम। जैसे ही चाय तैयार हुई, चाजीन ने चाय को प्यालों में भरा और प्याले सबके सामने रख दिए। वहां हम 3 मित्र ही थे। लेखक कहते हैं वहां वो केवल 3 लोग ही थे। इस विधि में शांति मुख्य बात होती है। ठीक है, जो चाय पीने का ये जो विशेष तरीका है, जो विशेष विधि है, इसका जो मुख्य उद्देश्य है शांति पाना है। तो वहाँ की जो मुख्य बात है, विशेषता है, वह शांति है। इसलिए वहाँ एक बार में 3 लोगों से अधिक व्यक्तियों को प्रवेश नहीं दिया जाता। और प्याले में जो चाजीन ने चाय परोसी थी वो 2 घूंट से अधिक नहीं थी। प्याले में 2-2 घूंट ही चाय थी। हम ओंठों से प्याला लगाकर एक एक बूंद चाय पीते रहे। ठीक है, लेखक और उनके मित्र ओंठों से प्याला लगाकर एक एक बूंद चाय पीते रहे। करीब 1.5 घंटे तक चुस्कियों का यह सिलसिला चलता रहा। ठीक है, वो जो दो घूंट चाय थी वो सभी लोगों ने 1.5 घंटे तक पी। धीरे धीरे करके एक एक बूंद करके उन्होंने 1.5 घंटे तक चाय
भी। पहले 10-15 मिनट तो मैं उलझन में पड़ा, फिर देखा दिमाग की रफ्तार धीरे धीरे धीमी पड़ती जा रही है। थोड़ी देर में बिल्कुल बंद भी हो गई। मुझे लगा मानो अनंत काल में जी रहा हूँ। यहाँ तक कि सन्नाटा भी मुझे सुनाई देने लगा। तो लेखक कहते हैं कि पहले 10-15 मिनट तो मैं उलझन में पड़ा रहा। उलझन में कहते हैं असमंजस की स्थिति, ठीक है ना। इतनी शांति थी, इतनी भाग दौड़ भरी जिंदगी जीने वाले व्यक्तियों को अचानक से शांति के माहौल में, जहाँ ना कोई बोल रहा है ना कोई आवाज आ रही है, वहां बैठा दिया जाए तो असमंजस होना स्वाभाविक ही है। तो पहले 10-15 मिनट लेखक असमंजस में रहे, उलझन में रहे। फिर उन्होंने क्या महसूस किया? दिमाग की रफ्तार धीरे धीरे धीमी पड़ती जा रही है। 10-15 मिनट के बाद लेखक ने अनुभव किया जो दिमाग की जो तेजी थी, जो तेज गति से सोच रहा था, वो वहाँ के शांति भरे माहौल में धीरे धीरे करके धीमी पड़ती चली जा रही थी। थोड़ी देर में बिल्कुल बंद भी हो गई। ठीक है, थोड़ी देर बाद लेखक ने महसूस किया कि उनका दिमाग एकदम शांत हो गया है। अब उसमें जो विचारों का प्रवाह था वो रुक गया है। मुझे लगा मानो अनंत काल में मैं जी रहा हूँ। अनंत काल का अर्थ होता है कभी न खत्म होने वाला समय। तो लेखक को अब ऐसा महसूस हुआ कि वे अनंत काल में जी रहे हैं। यहाँ तक कि सन्नाटा भी मुझे सुनाई देने लगा। बाहर पर्णकुटी में इतनी शांति थी, जो जहाँ टी सेरेमनी हो रही थी वहाँ इतनी शांति थी। लेखक के दिमाग में इतनी शांति थी कि अब जो शांति या मौन या सन्नाटे की आवाज भी लेखक महसूस करने लगे थे। अक्सर हम या तो गुजरे हुए दिनों की खट्टी मीठी यादों में उलझे रहते हैं या भविष्य के रंगीन सपने देखते रहते हैं। हम या तो भूतकाल में रहते हैं या भविष्य काल में। असल में दोनों काल मिथ्या हैं। एक चला गया है, दूसरा आया नहीं है। हमारे सामने जो वर्तमान क्षण है वही सत्य है, उसी में जीना चाहिए। चाय पीते पीते उस दिन मेरे दिमाग से भूत और भविष्य दोनों काल उड़ गए थे। केवल वर्तमान क्षण सामने था और वह अनंत काल जितना विस्तृत था। तो लेखक क्या कह रहे हैं कि अक्सर हम या तो गुजरे हुए दिनों की खट्टी मीठी यादों में उलझे रहते हैं या भविष्य के रंगीन सपने देखते रहते हैं। कि हम मनुष्यों की मानसिकता क्या है कि अक्सर या तो जो हमारे पुराने समय की खट्टी मीठी यादें हैं, हम उनमें डूबे रहते हैं, उन्हें सोचते रहते हैं, उनमें खोए रहते हैं कि हमारे साथ क्या अच्छा घटा था और हमारे साथ क्या बुरा हुआ था। तो कई बार तो हम अपने बीते हुए दिनों को याद करके जीते हैं या भविष्य के रंगीन सपने देखते रहते हैं, या फिर हम भविष्य के रंगीन सपने या रंगीन भविष्य के बारे में सोचते रहते हैं कि मैं अपने आगे आने वाले समय में क्या क्या करूँगा। इन सभी चीज़ों में हम उलझे रहते हैं। हम या तो भूतकाल में रहते हैं या भविष्य काल में। ठीक है, तो सामान्यतः हम या तो पुरानी बातें सोचते रहते हैं, ठीक है, पुरानी बातें जो अब गुजर गई हैं, जो हमारे हाथ में नहीं है, या तो हम उनके बारे में सोचते रहते हैं या भविष्य काल में। या भविष्य काल मतलब जो समय अभी आया ही नहीं है, ऐसे समय के बारे में हम सोचते रहते हैं। असल में दोनों काल मिथ्या हैं। मिथ्या मतलब झूठ। असल में दोनों काल झूठे हैं। ठीक है, भूतकाल गुजर गया है और भविष्य काल अभी तक आया नहीं है। एक चला गया है, दूसरा आया नहीं है। जो भूतकाल था वो गुजर गया। ठीक है, उस समय जो अच्छा हुआ वो अच्छा था, जो बुरा हुआ उसे सुधारने का मौका अब हमारे हाथ में नहीं है। ठीक है, तो उसके बारे में सोच करके अपना समय व्यर्थ करने की या अपने जीवन में तनाव भरने की आवश्यकता नहीं है। और दूसरा जो भविष्य काल है वो अभी तक हमारे सामने आया ही नहीं है। ठीक है, तो जो चीज़ हमारे सामने आई ही नहीं है, हम उसके बारे में चिंता क्यों करें, उसके बारे में तनाव क्यों लें। हमारे सामने जो वर्तमान क्षण है वही सत्य है।
ठीक है, इस समय जो वर्तमान समय जो चल रहा है यही सत्य है, उसी में जीना चाहिए। ठीक है, हमें भूत और भविष्य की चिंता छोड़कर वर्तमान समय में जीना चाहिए, वर्तमान समय में कर्म करने चाहिए। चाय पीते पीते उस दिन मेरे दिमाग से भूत और भविष्य दोनों काल उड़ गए थे। ठीक है, तो चाय पीते पीते उस समय जब लेखक उस पर्णकुटी में बैठे थे, टी सेरेमनी में थे, तो वहां पर चाय पीते पीते उनके दिमाग में ना तो बीते हुए समय की बातें चल रही थी, ना आने वाले समय में वो क्या करेंगे वो बातें चल रही थी। केवल वर्तमान क्षण सामने था। वर्तमान क्षण मतलब उस समय जो शांति थी, केवल उसी शांति को वे महसूस कर रहे थे, और वह अनंत काल जितना विस्तृत था। विस्तृत मतलब फैला हुआ। और जो वो वर्तमान समय उन्हें जो लगा, महसूस जो उन्होंने किया, वह अनंत काल जितना फैला हुआ उन्होंने महसूस किया। जीना किसे कहते हैं उस दिन मालूम हुआ। तो लेखक कहते हैं कि सच में जीना क्या है यह उन्होंने उस दिन जाना, यह उन्होंने उस दिन महसूस किया। सच में जीना क्या है? भूतकाल और भविष्यकाल दोनों ही समय की चिंता को छोड़कर वर्तमान में जीना ही सच में जीना है। जैन परंपरा की यह बड़ी देन मिली है जापानियों को। जो टी सेरेमनी में जो शांतिपूर्ण माहौल है, जो शांति में जीने का अवसर है, वो जैन परंपरा की, जैन की जो ध्यान परंपरा की है, वो बड़ी देन मतलब सौगात जापानियों को मिली है। इस प्रसंग के द्वारा लेखक हमें यह बताने का प्रयत्न कर रहे हैं कि हमें भूत और भविष्य की चिंता छोड़कर सामान्य में तनाव रहित जीवन जीना चाहिए। आइए प्रसंग में आए शब्दार्थ पर नजर डालते हैं। शब्दार्थ, पहला शब्द है मानसिक। मानसिक का अर्थ है मस्तिष्क संबंधी या दिमागी। दूसरा शब्द है मनोरुग्ण। मनोरुग्ण का अर्थ होता है तनाव के कारण मन से अस्वस्थ। तीसरा शब्द है प्रतिस्पर्धा। प्रतिस्पर्धा का अर्थ होता है होड़। स्पीड, स्पीड कहते हैं गति को। टी सेरेमनी, जापान में चाय पीने का विशेष आयोजन। चा नो यू, जापान में टी सेरेमनी का नाम। ठीक है, जापानी भाषा में जो टी सेरेमनी है उसे चा नो यू कहते हैं। दफ्ती, लकड़ी की खोखली सरकने वाली दीवार जिस पर चित्रकारी होती है। पर्णकुटी, पत्तों से बनी कुटिया। बेढप, बेडौल सा। चाजीन, जापानी विधि से चाय पिलाने वाला। तो ये थे शब्दार्थ। आइए पाठ के कुछ प्रश्न अभ्यास देखते हैं। पहला प्रश्न है, चाय पीने के बाद लेखक ने स्वयं में क्या परिवर्तन महसूस किया? टी सेरेमनी में चाय की एक एक बूंद की चुस्की लेने के बाद लेखक ने क्या महसूस किया था? उन्होंने यह महसूस किया था कि उनका दिमाग धीरे धीरे धीमी गति से काम करता जा रहा है, और एक समय ऐसा आया जब उनके दिमाग की जो गति थी वो बिल्कुल बंद हो गई थी। उन्होंने काफ़ी शांति का अनुभव वहाँ पर किया था। तो इसका उत्तर होगा, चाय पीने के बाद लेखक ने महसूस किया कि उसका दिमाग सुन्न होता जा रहा है। उसकी सोचने की शक्ति धीरे धीरे मंद हो रही है। इससे सन्नाटे की आवाज भी सुनाई देने लगी। उसे लगा कि भूत भविष्य दोनों का चिंतन ना करके वर्तमान में जी रहा हो। उसे बहुत सुख मिलने लगा। दूसरा प्रश्न है, लेखक के मित्र ने मानसिक रोग के क्या क्या कारण बताए? आप इन कारणों से कहाँ तक सहमत हैं? ठीक है, तो लेखक के मित्र ने क्या क्या बताया था कि जापान के लोग क्या करते हैं, काफ़ी तेज रफ्तार से काम करते हैं। ठीक है, वो बोलते नहीं, बकते हैं। ठीक है, तो उनके जो जीवन है वो काफ़ी भाग दौड़ भरा हो गया है। वहाँ का मनुष्य चल नहीं रहा है, वो दौड़ रहा है, प्रतिस्पर्धा की होड़ में भाग रहा है। तो इसका उत्तर होगा, लेखक के मित्र ने मानसिक रोग के कारण बताए हैं
कि मनुष्य चलता नहीं, दौड़ता है, बोलता नहीं, बकता है, 1 महीने का काम 1 दिन में करना चाहता है। दिमाग 1000 गुना अधिक गति से दौड़ता है, तनाव बढ़ जाता है। मानसिक रोगों का प्रमुख कारण प्रतिस्पर्धा के कारण दिमाग का अनियंत्रित गति से कार्य करना है। बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का पाठ प्रेरक प्रसंग 2 झेन की देन आप सभी को समझ में आया होगा। आप सभी लोग इस पाठ को पुनः एक बार पढ़ेंगे। धन्यवाद।